संभल में शाही जामा मस्जिद के वीडियो और फोटोग्राफी सर्वे पर माहौल गर्मा गया है। नमस्कार दोस्तों, बात पृथ्वीराज चौहान के समय से शुरू होती है और चलते चलते कोर्ट तक पहुंच जाती है। लेकिन क्या है वो बात, क्या था वो मामला जो अब संभल के कोर्ट तक पहुंचा है? ये स्थान है संभल, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल में एक जिला। सतयुग में इसे सत्यवत, त्रेता में महतगिरी, द्वापर में पिंगल और अब इसे संभल कहा गया। इसमें 68 तीर्थ, 19 कूप है, अति प्राचीन मंदिर भी है। इसके अतिरिक्त 3 मुख्य शिवलिंग है। पूर्व में चंद्रशेखर, उत्तर में भुवनेश्वर, दक्षिण में संबलेश्वर। कभी यह नगर पृथ्वीराज चौहान की राजधानी हुआ करता था। बाद में वो अपनी राजधानी दिल्ली ले आए और ये नगर उनके राज्य का एक आउट ऑफ पोस्ट बन गया। लेकिन आउट ऑफ पोस्ट बनने के बाद यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसे लेकर अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। शाही जामा मस्जिद के सर्वे के आदेश दिए गए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद का सर्वे कराया गया। चंदौसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन ने एक याचिका स्वीकार करते हुए ढांचे का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया। इसमें दावा किया गया था कि मस्जिद वास्तव में प्राचीन विष्णु हरिहर मंदिर थी। कोर्ट के आदेश के बाद संभल शहर के बीचों बीच 16वीं सदी की जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए एक टीम पहुंची, लेकिन स्थानीय शांति दूत मौके पर जमा हुए, विरोध प्रदर्शन किया। अब कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख 29 तय की है, जब प्रारंभिक सर्वेक्षण के निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। हालांकि ये बहुत लोग कह रहे हैं कि यूपी में उपचुनाव के चलते ये सब हो रहा है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, इस पर भी चर्चा कम ही लोग कर रहे हैं। भले ही आज चुनाव या राजनीति कहकर इससे पल्ला झाड़ लिया जाए, किंतु देश की आज़ादी के करीब 7 साल पहले एक किताब प्रकाशित हुई थी 1940 में। किताब का नाम था द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ मुगल एम्पायर्स। हिंदी में कहे तो मुगल सम्राटों की धार्मिक या मजहबी नीति। इस पुस्तक में भारत में मुगल राज्य की प्रकृति का अलग अलग तरीके से वर्णन किया था प्रोफेसर पंडित श्री राम शर्मा जी ने। कई वर्षों तक वो पंजाब, बॉम्बे, पूना विश्वविद्यालयों में इतिहास, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन के प्रोफेसर रहे। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग के सदस्य और रॉयल हिस्टोरिकल सोसाइटी के भी फेलो थे, और चंडीगढ़ के लोक प्रशासन संस्थान के निदेशक और डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे। उनकी द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ मुगल एम्पायर्स कई खंडों में अलग अलग वर्षों में प्रकाशित हुई। इसी से निकल कर आया संभल की शाही मस्जिद का इतिहास। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के दिल्ली जाने के बाद उस जमाने में आला और उदल दोनों भाई यहाँ के प्रमुख रक्षक थे। आला और उदल के बारे में आज की पीढ़ी भले ही परिचित ना हो, लेकिन इनके शौर्य की गाथा आज भी हिंदी भाषी इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में गाई जाती है। बाद में मध्यकाल आया, संभल का सामरिक महत्व बढ़ गया क्योंकि यह आगरा और दिल्ली के नज़दीक था। बाबर के आते आते संभल की जागीर अफगान सरदारों के हाथ में चली गई। बाबर ने हुमायूं को संभल की जागीर सौंप दी, लेकिन वहां वह बीमार हो गया, उसे आगरा लाया गया। इस प्रकार बाबर के बाद हुमायूं ने साम्राज्यों को भाइयों में बांट दिया और संभल मिला हुमायूं के सबसे छोटे भाई और बाबर के चौथे नंबर के बेटे असगरी को। लेकिन शेर शाह सूरी ने असगरी को वहां से खदेड़ दिया और अपने दामाद मुबारिज खां को संभल की जागीर थमा दी। बाद में संभल को फिर से जीता गया और हुमायूं ने संभल को खुद संभाल लिया और इसके बाद उन्होंने अपने बेटे अकबर को इसे सौंप दिया। लेकिन बाबर के शासनकाल के दौरान ही हरिहर मंदिर, जो वहाँ हिंदुओं की श्रद्धा का केंद्र था, 1529 में बाबर ने मंदिर को मस्जिद में बदल दिया और नाम दिया शाही जामा मस्जिद। बाबर के आदेश पर इसका जिम्मा सौंपा गया मीर बाकी को। वो मुगल सेनापति था और बाबर तथा हुमायूं दोनों की सेवा करने वाला एक भरोसेमंद दरबारी सदस्य भी था। उसने ही बाबर के आदेश पर मंदिर तोड़कर मस्जिद का काम अपने हाथ में लिया था और मंदिर को नष्ट कर दिया था। बाद में इसे कई शासकों द्वारा कई वर्षों से मरम्मत किया गया, सुधारा गया। दक्षिणी विंग में एक शिलालेख में लिखा है कि रुस्तम खान दक्कानी ने 1657 में मस्जिद की मरम्मत की थी और उत्तरी विंग में एक समान पट्टी का 1626 में सैयद कुतुब द्वारा बनाई गई थी। केंद्रीय कक्ष के बाहर आंतरिक मेहराबों में 2 शिलालेख शहर और जिले के मुसलमानों द्वारा 1845 के आसपास किए गए जीर्णोद्वार को भी दर्ज करते हैं। किंतु साल 1940 में और उसके बाद भी श्री राम शर्मा उन विद्वानों में से एक है जिन्होंने अपनी पुस्तक द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ मुगल एम्पायर्स 1963 ईस्वी में बाबर के खिलाफ आरोप लगाए तथा मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की बात सामने लेकर आए।
पुस्तक में इसका इतिहास और मुगलों की तोड़फोड़ सब सामने रख दी। श्री राम शर्मा जी ने भारतीय अभिलेखागार से सबूत जुटाए, सच्चाई को पन्नों पर उकेरा। उन्होंने आईने अकबरी में दर्ज संभल में विष्णु के एक प्रसिद्ध मंदिर का उल्लेख का भी सबूत दिया और पूछा आखिर अब वो मंदिर कहाँ गया। इस संदर्भ में इस तरह का समर्थन दिया गया कि हरि मंदिर तब तक अस्तित्व में था, बाद में अब वो कहाँ है। ये किस्सा ये है कि अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी में संभल में भगवान विष्णु के प्रसिद्ध मंदिर का उल्लेख है। संभल के पुराने शहरों के मध्य में स्थित विशाल टीले, जिसे कोट अर्थात किला कहा जाता है, पर भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर हरि मंदिर अव्यवस्थित था। इस मंदिर के निर्माण का श्रेय पृथ्वीराज चौहान अथवा राजा जगत सिंह तथा वरण सिंह के डोड राजा विक्रम सिंह के परपोते नाहर सिंह को दिया जाता है। HR नेविल ने मुरादाबाद गजेटियर 1911 में सब लिखा है। उसमें दर्ज है, लिखा है कि भवन के केंद्रीय डोम का निर्माण पत्थर से किया गया। बाहरी दीवारें, पोर्च तथा विशाल प्रांगण की फर्श को पत्थर से निर्मित किया। कार्लाइल ने 1874 ईस्वी में मस्जिद का निरीक्षण किया था। उनके अनुसार डोम हिंदू कारीगरी का प्रतिबिंब है और परखंड छोटी ईंटों से निर्मित है। पूरे मस्जिद के भवन पर प्लास्टर किया गया है, जिसका निर्माण की सामग्री के विषय में सुनिश्चित मत असंभव है। परखंडों के खंभों को कतार के माध्यम से 2 गलियारों में बांटा गया है। प्रत्येक गलियारा 3 मेहराबदार निकासों के माध्यम से प्रांगण में खुलता है। दोनों तरफ से पत्थर की सीढ़ियां मस्जिद की छत तक ले जाती है। मस्जिद की दीवारों पर अभिलेख दर्ज है। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण वह अभिलेख है जिसके अनुसार मस्जिद का निर्माण बाबर के आदेश पर 1526 ईस्वी में कराया गया। इसमें हिंदू नक्काशी के एकमात्र दृष्टिगत चिन्ह है 2 रोजेट, जो पूर्वी द्वार से सीढ़ियों के पत्थर स्लैब पर मौजूद है। प्रांगण के मध्य में एक टैंक तथा फव्वारा है, जो द्वार के बाहर एक विशाल कुएं से भरा जाता है। कोट पर एक प्राचीन किला व्यवस्थित था। किले के निर्माण का श्रेय आपको पहले भी बता कि पृथ्वीराज चौहान अथवा राजा जगत सिंह अथवा वरण के डोर राजा विक्रम सिंह के परपोते नाहर सिंह को दिया जाता है। किले की एक जीर्ण शीर्ण दीवार अभी भी मौजूद है, जिस पर एक चक्की का पाठ टंगा हुआ है। इस पाठ के विषय में एक प्रचलित कहानी है कि पृथ्वीराज चौहान द्वारा राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता के अपहरण के उपरांत 2 योद्धा आला और उदल और उनके भाई मलखान उनकी खोज में वेश बदल कर आए थे और झरोके से संयोगिता की झलक पाने के क्रम में नट के वेश में प्रदर्शन करते हुए ये पाठ उन्होंने वहां पर टांग दिया था। अब किस्सा शुरू होता है फिर से साल 2018 में, जब एक शिकायती प्रार्थना पत्र दर्ज होता है जिसमें लिखा होता है कि शाही मस्जिद जो संभल में पुरातत्व विभाग के द्वारा संरक्षित जामा मस्जिद पर जो बिना अनुमति प्राप्त किए अवैध रूप से सीढ़ियों पर स्टील की रेलिंग लगाई गई है, जो बिल्कुल अवैध है, जिसके संबंध में हटाने के लिए हम दोषियों के विरुद्ध दिनांक 17/1/2018 को कानूनी कार्रवाई के लिए क्षेत्राधिकारी पुलिस व उप जिलाधिकारी संभल ने अधीक्षक गण पुरातत्व विभाग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आगरा को भेजा था और दिनांक 23/1/2018 को अधीक्षक गण पुरातत्वविद आगरा मंडल आगरा द्वारा तत्काल उक्त संरक्षित क्षेत्र जामा मस्जिद विवादित स्थल पर अवैध रूप से निर्मित स्टील की रेलिंग तत्काल प्रभाव से हटाने का नोटिस था। लेकिन नोटिस के उपरांत भी अवैध निर्माण स्टील की रेलिंग नहीं हटाई गई थी और मामला फिर से उछला और वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट का रुख किया और अपना पक्ष रखते हुए विष्णु शंकर जैन ने कहा कि हमने मामले में भारत सरकार, राज्य सरकार और मस्जिद समिति को पक्ष बनाया है। विष्णु शंकर जैन ने यह भी कहा है कि ये भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित क्षेत्र है। यहाँ कई संकेत और प्रतीक है जो दर्शाते हैं कि यह मंदिर था। यही कारण है कि माननीय न्यायाधीश ने एक अधिवक्ता आयोग गठित करने का आदेश जारी किया है। ये कमेटी उचित वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के माध्यम से सर्वेक्षण करेगा। कमेटी एक रिपोर्ट तैयार करके कोर्ट में पेश करेगी। किंतु जैसे ही एक खबर आई, टीम सर्वे करने के लिए जामा मस्जिद गई, वैसे ही भारी संख्या में शांतिदूत समाज के लोग मस्जिद के आसपास जमा हो गए और मस्जिद के अंदर और बाहर भारी संख्या में भीड़ जमा हो गई। सर्वे के दौरान भी मस्जिद के बाहर जमा भीड़ ने मजहबी नारे लगाए। इस दौरान संभल में कानून व्यवस्था अलर्ट पर रही। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहे। संभल के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेनसिया जी ने बताया है कि सर्वे एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे किया गया है। इसमें मुकदमे के वादी और दूसरे पक्ष के होने वाले प्रतिवादी भी मौजूद थे। हमने वहां रहकर सुरक्षा उपलब्ध कराई। अपनी रिपोर्ट भवन न्यायालय में पेश करेंगे। यानी अब इस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट आगे की सुनवाई करेगी। तय होगा कि वहाँ मंदिर था या मस्जिद। हालांकि मामला अब उछल तो गया है, किंतु रहा इतनी आसान नहीं है। ढेरों कानूनी दांव पेच है, पुराना इतिहास है, लेकिन इस तथ्य को कोई भी नहीं नकार सकता कि मुगल काल में मंदिर तो ध्वस्त हुए ही थे।